everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी हम आ गए हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला वगैरह हमने पढ़ा था और उन्हें मतलब कैसे अप्लाई करते हैं और हमने देखा था सेंट्रोइड के बारे में, इन सेंटर के बारे में, राइट। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जैसे देखो सबसे पहला पॉइंट थोड़ा सा याद रहना चाहिए, इसमें यूज हो जाता है इस चैप्टर में, इसलिए अलग से लिखवा रहा हूँ। वैसे मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है। वो क्या है? क्वाड्रिलेटर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, उसके साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो बेटा एक पैरेललोग्राम बनता है। ऑलराइट, मतलब जैसे मान लेते हैं कुछ भी एक, चलो ऐसे मान लो जैसे ये, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, इसका मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट और ये, तो ये बेटा जो ये बना है ना अंदर अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ऑलराइट, तो वही चीज बताई गई है बस कि मिड पॉइंट्स को अगर क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं आप, तो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब जैसे इसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल एक और मैंने ले लिया, मान लो ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इस ये और ये मिड पॉइंट्स हैं, राइट। तो मैंने कहा इसको मिलाने वाली लाइन और इनको मिलाने वाली लाइन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। ऑलराइट बच्चों, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इन एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इफ अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड, ये ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स if these lines intersect at point G, let's say it is G, अगर मान लो ये पॉइंट क्या है G, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो आपस में अगर G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसको? OG, 4 टाइम्स ऑफ OG इज सिग्मा ऑफ OA। सिग्मा ऑफ OA का मतलब समझ जाओ, पता ही है तुम्हें, वैसे इस पैटर्न को बोलते हैं सिग्मा, जो पॉसिबिलिटीज है, मतलब सिग्मा ऑफ OA का मतलब ये है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, वेयर ABCD इज व्हाट? ABCD। ABCD क्या है? वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। O कौन है भाई? O ओरिजिन है, कहीं पे यहाँ पे ले लो O। तो O G बोलने से क्या मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ G, 4 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ G इज इक्विवेलेंट टू OA, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। बच्चों ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके ओके, इस चीज को बहुत अच्छे से प्रूव भी कर सकते हैं हम ऐसे, इनको मिला के और फिर वहां पे ट्रायंगल्स बना के। ठीक है बच्चों, ये काम मैं पहले करवा चुका हूँ दूसरे क्वेश्चंस में आपके साथ, ठीक है, हम ये कर चुके हैं। इसमें मैं नहीं करवाने जा रहा हूँ, इसमें जस्ट मैंने आपको एक रिजल्ट दे दिया है, उसको आपको याद रखना है क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो ये जो OG है ना, इसका अगर 4 टाइम्स कर दूं मैं, वो इक्वल होता है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD के। ये आप ट्राइंगल बना के निकाल सकते हैं, ये काम हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तुम अपने आप भी ट्राई कर सकते हो बच्चों। ऑलराइट, चलिए जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या है। देखो, लेट 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स ABC आर नॉन कोलिनियर, मतलब इनमें से कोई भी 2 नॉन कोलिनियर हैं, मतलब कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है, ये बात उसने पहले बता दी है। ओके, ठीक है, आर नॉट कोलिनियर एंड इफ A plus 2B is कोलिनियर विद वेक्टर C, A plus 2B जो है वो कोलिनियर है विद वेक्टर C, एंड A plus 3C is collinear with vector A, then find A plus 2B in terms of C। C की टर्म्स में A plus 2B कितना होगा ये बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर 2 वेक्टर्स मान लेते हैं, वैसे ही जस्ट मान लो कि एक वेक्टर मान लो चलो E है और एक है F, और ये दोनों कोलिनियर हैं, तो मैं एक को दूसरे की टर्म में लिख सकता हूं।
ये हम बहुत अच्छे जानते हैं, मैंने स्पेशली जोर दे के बात बताई थी कि इन चीजों का याद रखनी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें इसका यूज दिखा देता हूं। देखो ए प्लस, ये आपस में तो कोलिनियर नहीं है, ए बी सी में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन हाँ, इसने बोला है कि ए प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी, तो मैंने एकदम से लिखा ए प्लस, सबसे पहला काम मैंने ये किया लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, ए प्लस बी को इन टर्म्स ऑफ सी में लिख सकता हूं, ये वही चीज है। तो इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। इक्वेशन 2 आई यहां से कि ए प्लस 3c इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होगा विद बी, ठीक है ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। ए प्लस 3c इज कोलिनियर विद बी, ऐसा होगा, ए नहीं होगा। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी मैंने लिख दिया। ऑलराइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब क्या किया जाए, तो देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। अब इसने क्या कहा है कि देन फाइंड ए प्लस टू बी इन टर्म्स ऑफ सी, ए प्लस टू बी को इन टर्म्स ऑफ सी फाइंड कीजिए। इसका मतलब लैम्डा फाइंड करने को बोला जा रहा है। अगर मैं ये लैम्डा कैलकुलेट कर लूं तो ए प्लस टू बी को इन टर्म्स ऑफ सी में लिख ही पाऊंगा इजीली। तो लैम्डा कैलकुलेट करना है बेटा, तो लैम्डा ये म्यू होगा, सॉरी ये लैम्डा ले लिया तो इसे म्यू लोगे, ठीक है ना, ये डिफरेंट चीज है बिल्कुल। ऑलराइट, ये लैम्डा लिया तो ये म्यू लिया मैंने। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे दिख रही है कि ये ए और ए माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर रहा हूं, देखना क्या फायदा कर होगा। ये आ गया 2b माइनस 3c इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस म्यू बी वेक्टर। तो b को एक साथ ले लो, c को एक साथ ले लो। देखो अब यहाँ पे ये आ गया 2 प्लस म्यू बी वेक्टर, एक ही तरफ लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, एंड माइनस 3 प्लस लैम्डा सी वेक्टर इक्वल टू 0। इफ यू कैन सी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, अब B एंड C आपस में नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो याद होगा जब मैंने ऐसे लिखा था कि लैम्डा 1 A वेक्टर, लैम्डा 2 लैम्डा और म्यू लिया था वैसे मैंने, चलो वही ले लेता हूं, म्यू B वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ है और मैं कहूं A एंड B आर नॉन कोलिनियर, तो ऑब्वियसली A और B को आपस में एक दूसरे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0। तो वही चीज है, B और C भी कोलिनियर नहीं है। दैट मीन्स 2 प्लस म्यू इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दैट मीन्स बेटा लैम्डा आ गया -3, और अगर म्यू भी निकालना हो तो म्यू आ गया -2। लेकिन सिर्फ बात की गई थी कि a प्लस 2b को इन टर्म्स ऑफ c बताना है, तो इसका मतलब a प्लस 2b जो होगा बेटा वो -3c के इक्वल होगा। a प्लस 2b जो इक्वल होगा वो -3c के इक्वल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही है, कोई भी टेंशन की बात इसमें नहीं लग रही मुझे। ऑलराइट, तो ठीक है बच्चों, ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि a प्लस 2b इक्वल होगा -3c के। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप दिमाग में बसा लें जब भी कभी ऐसा कुछ आए कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली इस सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशन गारंटेड क्रिएट होनी है वहां पे। ठीक है, आगे और भी ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। तो अभी के लिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से जान लिया तो काफी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तो देखना ध्यान से, ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड 2 पॉइंट्स P and Q डिवाइड्स BC एंड DC। जो दो लाइन होंगी उसकी BC DC अभी ड्रॉ करेंगे। वो जो दो पॉइंट है PQ वो BC DC को 2:3 एंड 1:4 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। देन रेशियो इन विच AC डिवाइड्स PQ, रेशियो इन विच AC डिवाइड्स PQ। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखो ऐसी सिचुएशन है, ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, एक मिनट रुको, आई होप नाउ दिस इज गुड। ABCD, राइट बच्चों। तो अभी मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखें,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है देखना, इसमें और कुछ नहीं बताया गया। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो ए बी सी डी है ना 4 पॉइंट, इनमें वेक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करूं, ये तो लग भी नहीं रहा वेक्टर जैसा, इसमें कुछ है ही नहीं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू 2 पॉइंट है जो इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, देन रेशियो इन विच एसी डिवाइड्स पी क्यू। तो मैं इसमें अब वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कैसे करें वो देखो अब ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक पॉइंट को ओ मान लो, मतलब ओरिजिन, मर्जी है तुम्हारी, ओरिजिन को तो कहीं पे भी रख सकते हो आप, अब उसके एस्पेक्ट में काम करेंगे। तो इनमें से ही किसी एक पॉइंट को ओ मान लो, वो बेस्ट है। जब तक अगर की ज्योमेट्री में स्पेशली ये नहीं बोला जाता है, एक ज्योमेट्री है इसमें उसने बोल दिया कि ये इसके पोजीशन वेक्टर ए है, इसके बी, इसके सी, इसके डी, तो अगर आपको ओ लेट करना है तो कहीं और लेट करना पड़ेगा, ये ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक ज्योमेट्री में आपको क्या किया गया कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ये जस्ट एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन को अगर हम चाहते हैं वेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करना, ऑलराइट, तो उस केस में क्या करना चाहिए, उसमें क्या करो, एक पॉइंट को ओ मान लो। अब देखो फायदा, खास तौर पे पैरेललोग्राम में तो बेस्ट है, देखो लगाया तो हर जगह जा सकता है लेकिन पैरेललोग्राम में बेस्ट है। क्यों, उसका रीजन देखो, ये ओ है तो ये बी है, अगर इसके पोजीशन वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी बी है क्योंकि ये ओरिजिन से कनेक्टेड है, तो इस वेक्टर का नाम भी बी दे सकता हूं, और ये पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, बी ही है, ऑलराइट। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने डी ले लिया और ये इस वेक्टर का नाम भी डी होगा क्योंकि ओरिजिन से कनेक्टेड है, दैट्स इट, राइट, ओके। अच्छा ये डी है, ये बी है, तो ये क्या होगा, ये भी तो डी होगा, ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम में ये दोनों तो सेम होते हैं और वेक्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है, वो सेम रहते हैं। जैसे इन दोनों वेक्टर की बात करूं तो इनकी लेंथ सेम है क्या, यस, डायरेक्शन यस, तो वही वेक्टर सेम है फिर तो, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। सिमिलरली ये कौन होगा बेटा, बी, तो ये पैरेललोग्राम की खास बात है। ओके, चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है सभी को। अगर मैं बात करूं ये जो सी वेक्टर है इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, तो ये वाला वेक्टर होगा इसका पोजीशन वेक्टर, जब इसे ओ से कनेक्ट करूंगा ओरिजिन से, तो ऑब्वियसली तुमने बहुत अच्छे से करा है, ये एक रिजल्टेंट है इसका, तो साफ दिख रहा है, यहां से चलो और फिर यहां तक, तो बी प्लस डी होगा AC, बी प्लस डी, ये मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, रिजल्टेंट है यार, इसे ऐड कर दो, बात खत्म हो जाती है, ठीक। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा AC वो आएगा बी प्लस डी और यही इसके पोजीशन वेक्टर्स होंगे, ऑलराइट बच्चों। तो इसके पोजीशन वेक्टर मिल गए, इसके मिल गए, इसके मिल गए, सबके मिल गए। अब आते हैं पॉइंट पर, उसने क्या बोला है कि P एंड Q डिवाइड्स BC, चलो P को ले लो पहले, तो BC ये है, उस पे P जो है वो ये एक पॉइंट है जो कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड करती है BC को, B से C 2:3, मतलब 2:3 इधर से, BC बोला है ना, तो 2:3 मतलब ये अगर 2 लेंथ का है तो ये 3 लेंथ का होगा, ऑलराइट, देखने में नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली DC को Q 1:4 के रेशियो में डिवाइड करता है, DC को 1:4, तो 1:4, तो चलो इस पॉइंट को भी नीचे ही ले लेता हूं, ये मान लो यहाँ पे। अब ये ऐसे हो गया, ये था हमारा P और ये था बेटा Q, 1:4 के रेशियो में कर रहा है, ये P 2:3 के रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्लियर बच्चों, मेरी बात बिल्कुल क्लियर, ओके। चलिए ये तो अच्छी बात है, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, P एक पॉइंट है, ये इसके पोजीशन वेक्टर है, ये इसके पोजीशन वेक्टर है, और ये 2:3 के रेशियो में से डिवाइड करता है P। तो P के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हो तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू ये वाला प्लस 3 इंटू ये वाला अपॉन 2 + 3, तो ये कितना हो गया, देखो B कितना है 5, तो ये हो गया 2D + 5B,
अपॉन 5 बेटा। अगर बात आई Q की, तो Q को 1:4 है ना, तो 1 इंटू दिस, 1 इंटू बी प्लस डी एंड 4 इंटू बेटा डी अपॉन 5, दैट इज इक्विवेलेंट टू कितने बी है, सिंगल बी है लेकिन 5 डी है और डिवाइडेड बाय 5। ये हो गए बेटा Q के पोजीशन वेक्टर। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि P के पोजीशन वेक्टर एंड Q के पोजीशन वेक्टर्स हमें पता चल गए हैं। ऑलराइट बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच AC डिवाइड्स PQ। AC डिवाइड्स PQ, PQ को जो AC है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, ये हमें बताना है। ऑलराइट, चलिए तो मान लेते हैं एक यहां पे पॉइंट है PQR, चलो R मान लिया मैंने। देख लेना इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे निकालें, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा तो मजा आ जाएगा, उसी से काम बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये है बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट R, मान लिया। और मान लेते हैं ये जो R है, ठीक है, देखो रेशियो इन विच AC डिवाइड्स PQ, जो AC है ना वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट लेट कर लो R, मान लेते हैं ये जो R है ये AC को लैम्डा इंटू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, लैम्डा इंटू 1 के रेशियो में। और ये जो R है वो PQ को म्यू इंटू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो R है वो इसको म्यू इंटू 1 के रेशियो में और इसको लैम्डा इंटू 1 के रेशियो में। मेथड है बिल्कुल, कभी भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट दो लाइंस है, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है तो आपको ये करना चाहिए जो मैं अब तरीका कर रहा हूं। ठीक है, तो तुम मान लो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसे म्यू इंटू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसको लैम्डा इंटू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अब देखो, अब मैं इसकी हेल्प से मैं R निकाल सकता हूं और R को दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक तो लैम्डा इंटू म्यू का रेशियो, एक म्यू इंटू लैम्डा इंटू 1 का रेशियो और एक म्यू इंटू 1 का रेशियो। ठीक है, तो मैं R को लिखता हूं, चलिए लिख लेते हैं R को। तो R को मैं पहले इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो लैम्डा इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस। ऑलराइट, चलो मैं थोड़ा सा इजी ले लेता हूं, मैं इसे 1 इंटू लैम्डा कर रहा हूं, कैसे ही कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ठीक है, 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा 0 से मिलेगा तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, 1 इससे जाएगा, तो बेटा b प्लस डी 1 एंड प्लस लैम्डा इंटू 0 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ये R के पोजीशन वेक्टर होंगे अगर ये और ये, मतलब अगर R जो है वो इस लाइन को 1 इंटू लैम्डा के रेशियो में डिवाइड करता है। सिमिलरली अब मैं R को इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, दूसरा। अब R की वैल्यू दूसरे तरीके से निकालूंगा, म्यू इंटू 1, तो म्यू इंटू दिस, म्यू इंटू 2d प्लस 5b बाई 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, सॉरी 1 टाइम्स बेटा 1 टाइम्स ऑफ ये इसके पोजीशन वेक्टर जो कि ये है b प्लस 5d अपॉन 5, अपॉन में क्या आएगा, म्यू प्लस 1। ठीक है, और ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, ये बात भी क्लियर है। देखो अब देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, कितना इंटरेस्टिंग हो गया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आएगा b प्लस डी अपॉन 1 प्लस लैम्डा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो बेटा d को एक साथ ले लो, b को एक साथ ले लो, 5 तो नीचे आ जाएगा और d का अगर कोफिशिएंट मैं चेक करूं तो यहां आएगा 2 म्यू और यहां आएगा 5, तो बेटा 2 म्यू प्लस 5 डी वेक्टर और ये क्या आएगा 5 म्यू प्लस 1 क्या बी वेक्टर अपॉन 5 म्यू प्लस 1 बेटा, अपॉन में क्या 5 म्यू प्लस 1, 5 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, ये दोनों तो सेम है, क्यों ना इक्वेट करूं मैं इसे, 2 म्यू प्लस 5 डी अपॉन 5 म्यू प्लस 1 एंड 5 म्यू प्लस 1 5
म्यू प्लस 1 बी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बी और डी एक साथ लिख लो, एक ही तरफ लिख लो, चलो डी को एक तरफ और बी को भी एक ही तरफ ले आओ। तो बी का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू, माइनस हो जाएगा ये 5 म्यू प्लस 1, ध्यान से समझना, म्यू प्लस 1 बी वेक्टर, प्लस डी का कोफिशिएंट आपको पता ही है कितना है, 1 प्लस लैम्डा ही है, माइनस 2 म्यू प्लस 5 अपॉन 5 म्यू प्लस 1 डी इज इक्वल टू 0। बेटा ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, जो आपका वेक्टर बी था और वेक्टर डी था, क्या वो कोलिनियर है? इम्पॉसिबल है। वो कोलिनियर होंगे तो भाई पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? तो हम यहाँ पे जानते हैं, वी नो वेरी वेल, बी एंड डी आर नॉट कोलिनियर। दैट मीन्स ये और ये 0 होगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लो एंड गेट योर आंसर। जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और म्यू ही वो रेशियो है जो इसमें पूछा गया था कि AC PQ को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो मैंने लेट किया था कि जो AC है वो PQ को μ/1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे म्यू, लैम्डा म्यू, दो अननोन, दो इक्वेशन, सॉल्व इट, ये आपकी ड्यूटी है। अभी यहां तक चलो, फिर भी मैं ये प्रॉपर इतना लिख ही देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है is equal to 0, first equation, and second equation is 1 upon 1 plus lambda minus 2 mu plus 5 upon 5 mu plus 1 is equal to 0। तो बेटा सेकेंड इक्वेशन है ये, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है ये म्यू में चल रही है। तो बहुत इजीली हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, तुम देख रहे होंगे अगर ये सेकेंड इक्वेशन है, सही है, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू ये है एक्चुअल में, इधर 0 है तो ये यहाँ पे रख दो, और नीचे 5 म्यू प्लस 1 जो भी है ये कट हो जाएगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये तुम अपने आप सॉल्व करना, मैं अपने आप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा -3 म्यू और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से म्यू जो मैं देख पा रहा हूँ 4/3 है, काफी जल्दी से किया है, कुछ गलती होगी तो देख लेना, अदरवाइज जैसा कि मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4/3। इससे ये पता चल रहा है कि जो R है वो इस, या AC जो है वो PQ को 4/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा ये म्यू है और ये 1 है, तो इसका मतलब है 4/1, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऐसे बोल सकते हो। तो ये 4, इधर वाला 4 तो इधर वाला 3, समझ गए, इधर वाला 8 तो इधर वाला 6, इसका मतलब ऐसा कुछ है। दैट्स इट, ऑलराइट बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से किए जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर कैसे निकालें किन्हीं दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, जल्दी देख लो। जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, लेट्स से इट इज ए, इट इज बी, ऑलराइट बच्चों। तो मुझे इसका एंगुलर बाइसेक्टर अगर चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो एंगुलर बाइसेक्टर एक ऐसा बाइसेक्टर है जो किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल को, ऑब्वियसली। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, क्लियर है? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इसको कैसे लेकर आए? अच्छा अगर मैं बात करूं तुम्हारे से कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है, वो तो इसका रिजल्टेंट होता है, तो क्या वो एंगुलर बाइसेक्टर होता है? ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये तो डिपेंड करता है, ये भी आ सकता है, नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है ये भी। तो ये भी एंगुलर बाइसेक्टर हो सकता, सॉरी रिजल्टेंट तो हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है इसके मैग्नीट्यूड पे। अगर ये मान लो उससे ज्यादा बड़ा है तो ये ऐसे आ जाएगा कहीं जाके, इसको आप पैरेलल शिफ्ट कराओगे तो ये यहाँ पे टकराएगा आके, ऑलराइट। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिजल्टेंट हो वो एंगुलर बाइसेक्टर हो, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये मान लो अल्फा है, कौन? ए और बी का रिजल्टेंट है ये कौन है? ए और बी का रिजल्टेंट। तो इसका तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए,
कि a प्लस बी कॉस थीटा एंड यहाँ पे क्या आता है b साइन थीटा। ऑलराइट बच्चों, तो ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, ये होगा tan अल्फा के बराबर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो एंगल है थीटा, तो ये अल्फा, tan अल्फा ऐसे निकलता है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, कब कब क्या होगा वो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। कब ये इसका बाइसेक्टर बन जाएगा, किस सिचुएशन में ये चीज इसकी बाइसेक्टर बन जाएगी, तो मैं बता देता हूं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर सेम फोर्स से मैं इधर और इधर किसी चीज को खींचता हूं तो वो बिल्कुल उसके मिड से जाएगी, लेकिन अगर फोर्स डिफरेंट है तो बिल्कुल मिडिल से जाए ऐसा जरूरी नहीं है, फिर तो जिधर ज्यादा फोर्स है वो उधर की ओर झुक जाएगी, तो रिजल्टेंट कुछ वही चीज होती है, जिधर ज्यादा फोर्स है वो उधर की ओर झुका रहता है। ओके, लेकिन एंगुलर बाइसेक्टर तो वो मिडिल होती है, बिल्कुल बात सही है। तो वो चीज मैं प्रूव भी कर सकता हूं यहाँ पे, देखो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ही है सभी, ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो क्या फायदा फर्क पड़ेगा, देखो मान लेते हैं लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा, तो ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा, लैम्डा लैम्डा हर जगह से कट जाएगा और यहाँ पे मिलेगा ये, और आपको ये पता होना चाहिए इट इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, बहुत बार करा रखा है यार, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा की जगह लगा दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कट करके देख लो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऑलराइट, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा बाई 2, समझ गए, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर। ऑलराइट, तो बेटा अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्शन, अब मुझे मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, मैग्नीट्यूड तो कितना भी हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भाई एंगुलर बाइसेक्टर इतनी लेंथ का ले लो, इतनी का ले लो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर मुझे ए की डायरेक्शन पता है और बी की पता है, तो जो डायरेक्शन ऑफ व्हाट एंगुलर बाइसेक्टर होगी वो कहां पे होगी, तो मैंने कहा एंगुलर, मैं लिख देता हूं पूरा, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए, ये कैपिटल ले लो, चलो कैपिटल ए एंड स्मॉल लिया हुआ है, स्मॉल ही ले रहा हूं, स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल वाले हैं ना, तो एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैपिटल ए कैपिटल बी ऑफ लेंथ L यूनिट्स, लेट्स से L यूनिट या K यूनिट ले लो, चलो ऑफ लेंथ K यूनिट्स, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर बताना है किसका, A और B का ऑफ लेंथ K यूनिट, कितनी यूनिट, K यूनिट, ये बात याद रखेंगे। ऑलराइट, चलिए अब दूसरी चीज देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं यार, ऐसा करो ये जो बाइसेक्टर है, जो वेक्टर ए सॉरी वेक्टर्स हैं उन्हें ना पहले आप यूनिट लेंथ का बना लो, तो इसको मैं इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये कौन है, ये है वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, और वो क्या हो गया वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। बच्चों यहां तक क्लियर है, ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं इसका एंगुलर बाइसेक्टर अगर निकालना हो तो इनका जस्ट अगर मैं एडिशन लूं तो वही एंगुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन होगी, बताओ क्यों, क्योंकि ये क्या है यूनिट लेंथ, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1 यूनिट, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आएगा इनका, ठीक है, वो एंगुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, यस सही है, क्योंकि अभी पहले तो मान लेते हैं जो ए था उसकी 10 न्यूटन फोर्स और जो बी है वो 5 न्यूटन फोर्स,
लेकिन मैंने क्या कर दिया, उनके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करके दोनों ही फोर्स 1 यूनिट के कर दिए। तो अब जो बॉडी है वो सीधा एंगुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगी कि नहीं, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, दोनों ही 1 यूनिट के हो गए। अब इन्हें अगर मैं डायरेक्ट मान लेते हैं, ये है अपना एंगुलर बाइसेक्टर, इसे मैंने कैपिटल ए से दिखा दिया, तो जो कैपिटल ए होगा ना बेटा वो होगा इसके बराबर, कैपिटल ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ बी। बात कुछ ऐसी है, ठीक है, ये लगा रहने देते हैं। अब देखो ये तो आ गई यहां तक बात, ये बता रहा है डायरेक्शन। अभी लेंथ की कैसे बात करें, ठीक है, लेंथ की कैसे बात करें, तो देखो दो वेक्टर्स हैं, यूनिट लेंथ के वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मतलब इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, उसकी लेंथ कितनी आएगी, ये तो डिपेंड करता है किस पर, ये तो डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल पर, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट मॉड्यूलस ऑफ दिस, ये तुम कैलकुलेट करोगे, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आएगा और वो मान लेते हैं कुछ आ रहा है P, कितना आ रहा है बेटा P, जब इसका मॉड्यूलस तो निकाल लोगे यार, A और B के बीच का एंगल तो पता ही होगा, ठीक है, तो मॉड्यूलस तो निकाल लेंगे हम इसका, वो आ गया P। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये हटा रहा हूं पहले, तो ये बात तो समझ आई गई थी, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो एंगुलर वेक्टर चाहिए मुझे ऑफ व्हाट, के यूनिट लेंथ, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, मॉड ए मॉड बी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, P से, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड P आएगा, और बाय कर दिया मैंने क्या P, किसी वेक्टर को डिवाइड करें अगर उसके मैग्नीट्यूड से तो कैसा वेक्टर आ जाता है, यूनिट लेंथ का। जैसे A को मॉड ऑफ A से किया था, B को मॉड B से किया था, ऐसे ही इसको P से डिवाइड कर दिया, तो कितने यूनिट का आ गया, 1 यूनिट का। अब इसमें क्या कर दो बेटा, K को मल्टीप्लाई, ये है वो एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B ऑफ लेंथ K यूनिट्स, ठीक है। तो K यूनिट लेंथ का बाइसेक्टर ये हो गया। तो दोबारा से बात करता हूं, दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, क्या करो, पहले उन्हें यूनिट वेक्टर बना लो, उन्हें ऐड कर दो, सिंपल, उन्हें ऐड कर दोगे तो वो डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, आपकी डायरेक्शन तो वही है। अब क्या करना है आपको, उसकी लेंथ भी उन्होंने कहा है कि भाई इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, तो पहले अब उसे जो रिजल्टेंट आया है वो यूनिट वेक्टर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर हो ऐसा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल पे। तो आप क्या करें, सिंपल सा एक काम करें, जो वो एडिशन किया है उसका मॉड्यूलस निकालो, मॉड्यूलस वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का, तो मैग्नीट्यूड आएगा, उससे डिवाइड कर देना और इनटू K कर देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑलराइट, देन प्लीज कॉपी इट।